यह दीप अकेला कविता अज्ञे जी की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, जिसमें अज्ञे जी ने विभिन्न प्रकार के प्रतीक और उपमानों का प्रयोग किया है। इसका पहला भाग मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आज इसका दूसरा भाग है। आइए हम दूसरा भाग भी समझ लेते हैं और जान लेते हैं। ठीक है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व मदमाता पर, इसको भी पंक्ति दे दो। ठीक है। यहाँ पर दीपक जो है एक सृजनशील या प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्रतीक माना गया है और पंक्ति जो है समाज का प्रतीक माना गया है। ठीक है। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि जो यह दीपक यानी दीपक के समान प्रतिभाशाली व्यक्ति जो स्नेह से भरा यानी कि तेल से या ऊर्जा से भरा है, जिसमें गर्व भरा मदमाता पर, यानी कि जिस पर थोड़ा अभिमान है, और क्या है जो मदमाता जो मस्ती में यानी कि अपनी मस्ती में चूर है, इसको भी पंक्ति दे दो। यानी कि इसको भी समाज रूपी पंक्ति पर दे देना चाहिए। इस प्रतिभाशाली व्यक्ति में जितने भी गुण हैं उसको क्या कर देना चाहिए, समाज पर समर्पित कर देना चाहिए, जिससे समाज जो है इसके गुणों का उपयोग कर सके और इसका जीवन भी सार्थक हो सके। ठीक है। अगली पंक्ति में कवि ने अलग अलग उपमानों का प्रयोग किया है। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो कलेगी बाजरे की कविता थी अज्ञे की, उसमें भी अज्ञे जी ने उपमानों का प्रयोग किया था और यहाँ पर भी उपमानों का प्रयोग किया है, अर्थात उपमा अलंकार। ठीक है। उपमेय जिससे तुलना की जाती है और उपमा जिसके साथ तुलना होती है। ठीक है। तो यहाँ पर है यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। ठीक है। मधु मतलब शहद, मोना मतलब मधुमक्खी। ठीक है। और युग संचय मतलब युगों से इकट्ठा किया गया। अब यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि यह शहद अर्थात यह प्रतिभाशाली व्यक्ति शहद के समान है। ठीक है। शहद के समान है, तो शहद क्या हो गया, उपमान हो गया, और प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या हो गए, उपमेय हो गए। ठीक है। यहाँ पर शहद के समान प्रतिभाशाली व्यक्ति को दर्शाया गया है, तो उपमेय क्या हो गया, प्रतिभाशाली व्यक्ति हो गया, और उपमान क्या हो गया, शहद हो गया। ठीक है। तो वो क्या कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है शहद के समान मीठा है, यानी कि सबसे ज़्यादा मीठा है। जिस प्रकार से मधुमक्खी युगों से इस शहद को इकट्ठा करती है। ठीक है। जिस प्रकार से मधुमक्खी क्या करती हैं, कई वर्षों से जो है शहद को इकट्ठा करती हैं, तब जाकर उसमें से रस इकट्ठा करती है, तब जाकर के उसमें से शहद निकलता है। ठीक है। ठीक है। जिस प्रकार से मधुमक्खी जो है युगों से शहद रस इकट्ठा करती है, तब जाके क्या होता है, शहद बनता है, यानी कि युगों से वो रस संचय करती है। यानी कि शहद बनने की जो प्रक्रिया है वो लंबे समय से चलती है, तब जाकर शहद बनता है। उसी प्रकार से जो प्रभावशाली व्यक्ति है वो भी अपनी रचना क्या करता है, रचना बनने में, यानी कि जो वो रचना बनाता है उसमें भी क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है। अब दूसरी लाइन है यह गोरस। ठीक है। गोरस, यह गोरस मतलब कि दही,
मक्खन के समान। ठीक है, फिर है जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय। ठीक है, जीवन कामधेनु यानी यहाँ पर जीवन की तुलना कामधेनु गाय से की गई है, अर्थात ऐसी गाय जो व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूरा कर देती है। इस प्रकार की जो कामधेनु गाय होती है जो व्यक्ति की सारी इच्छाओं को पूरा कर देती है, यहाँ पर इसका अर्थ ये लिया गया है। अमृत पूत पेय। ठीक है, पूत पेय मतलब कि पवित्र दूध। पूत मतलब पवित्र दूध, अमृत के समान जो पवित्र दूध, पेय मतलब दूध। ठीक है, अब इसे हम इसका अर्थ जान लेते हैं। यह गौरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय। ठीक है, यह प्रतिभाशाली व्यक्ति दही या मक्खन के समान है, लेकिन कोई साधारण दही मक्खन नहीं है। जीवन कामधेनु यानी कि जीवन कामधेनु वाली गाय से निकलने वाले मक्खन के समान है। ठीक है, उसके समान है। ऐसी गाय जो व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूरा कर देती है, इसीलिए ये क्या है, कामधेनु गाय के समान है, यानी कि सारी इच्छाओं को पूर्ति कर देता है। ये जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो कामधेनु गाय के समान है और उससे निकलने वाले मक्खन और दूध के समान है। ठीक है, जो जिस प्रकार से कामधेनु गाय सबकी इच्छाओं को पूरी कर देती है, उसी प्रकार से ये प्रतिभाशाली व्यक्ति भी सब इच्छाओं को पूरा कर देता है। अमृत पूत पेय। अमृत से पवित्र किया गया दूध, यह प्रतिभाशाली व्यक्ति दही या मक्खन के समान है। ठीक है, दही या मक्खन के समान है। यह जीवन रूपी कामधेनु गाय के दूध से मथने से जो मक्खन बनता है, उसी से यह व्यक्ति भी निर्मित हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जिस तरह दही और मक्खन बनने की प्रक्रिया लंबी होती है, उसी तरह से सृजनशील व्यक्ति बनने की प्रक्रिया भी लंबी होती है। एकदम से कोई भी व्यक्ति सृजनशील नहीं बन सकता, उसकी जो प्रक्रिया होती है, धीरे धीरे ही व्यक्ति सृजनात्मकता प्रवृत्ति जो होती है वो धीरे धीरे ही विकसित होती है, एकदम से किसी के अंदर नहीं आती है। ठीक है, तो ये जिस प्रकार से दूध को मथने से दही मक्खन ये सब चीज़ें निकलती हैं, तो इसमें काफ़ी समय लगता है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर इसकी तुलना किससे की गई है, दही और मक्खन से और कामधेनु गाय से। यह अंकुर मतलब बीज। यह प्रतिभाशाली व्यक्ति बीज से उत्पन्न होने वाला अंकुर के समान है। ठीक है, अंकुर के समान है। फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय। ठीक है, फोड़ धरा मतलब यह है कि सत्य से आंखें मिलाकर सूर्य को निर्भयता से देखने वाला है। ठीक है, जो ये व्यक्ति है ये क्या है, ये जो है सत्य से, फोड़ धरा का मतलब है कि सत्य से आंखें मिलाकर सूर्य को किस तरीके से देखता है, निर्भयता। इसको सूर्य को देखने में भी डर नहीं लगता है, इसके मन में किसी प्रकार की कोई भी शंका नहीं है, ये निडर व्यक्ति है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से क्या करता है, निर्भयता से सूर्य को देखता है। यह प्रकृति से, ठीक है, यह प्रकृति स्वयंभू ब्रहा अयुक्त। ठीक है, यह प्रकृति से अर्थात यह प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, जो विकार रहित है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है।
स्वयं, स्वयंभू यानी कि स्वयं उत्पन्न हुआ है। यह ब्रह्मा यानी कि यह ब्रह्मा या ईश्वर के समान है। जैसे ईश्वर हर चीज़ का सृजन करता है, वैसे यह भी अपनी रचनाओं का सृजन करता है। अयुत का अर्थ 10,000 के बराबर होता है, पर इसका यहाँ पर अर्थ अकेला से है। ठीक है, यानी कि यह व्यक्ति क्या है, अकेला है। यह प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, जो विकार रहित है, यानी कि किसी प्रकार का विकार नहीं है। स्वयंभू यानी कि यह स्वयं उत्पन्न है। ब्रह्मा यानी कि यह स्वयं ईश्वर के समान है। अयुत यानी कि यह अकेला है। इसको भी शक्ति दे दो। ठीक है, इसको भी शक्ति दे दो, अर्थात इस व्यक्ति को भी समाज की एकता और संगठन के लिए समर्पित कर देना चाहिए, जिससे इसकी प्रतिभा जो है समाज में आए और इसका जीवन भी सार्थक हो जाए। इस पंक्ति का यह भाग यहीं समाप्त होता है।